हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट की स्केचिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा पोर्ट्रेट की स्केचिंग कैसे करते हैं और कैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं। कोई भी यहां से कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे ये है, तो हम ज़्यादा इसकी डिटेलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आपको डिटेलिंग के बारे में बताऊंगा ज़रूर, लेकिन हम पहले रफ स्केचिंग करते हैं, उसके बाद मैं डिटेलिंग वाला पोर्ट्रेट करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें हर एक लाइन को समझना है। जैसे ये फोरहेड वाली लाइन है, उसको ड्रॉ कर लिया। यानी कि जब आपको पोर्ट्रेट के बारे में पता चलने लगता है, आप स्केचिंग करने लगते हैं, तो आप कहीं से भी शुरू कर लेते हैं। यानी कि कोई ग्रिड मेकिंग या फिर ज्योमेट्रिकल शेप, इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकल के बात करेंगे। और सिंपली जैसे ये शेप आ रही है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे ये चीज़ मैंने बना ली है, आगे मुझे दिख रहा है कि उसके जो शेड्स लगे हैं, उसके एनके लगाई हैं उन्हें, उसके बारे में थोड़ा सा लाइन रखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते रहना है और उसको ड्रॉ करता रहना है। इससे आपको थोड़ा सा जो ग्रिड मेकिंग है या फिर कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, उससे बाहर आने का मौका मिलेगा। यानी कि जब तक आप इन चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं होते, इन चीज़ों के बारे में आप नहीं सोचते, और तब तक ग्रिड मेकिंग और जो लूमीज मेथड, ये वो चीज़ें बनी हुई है स्केल, तो उसके अराउंड आप घूमते रहते हैं। तो जब वो चीज़ें माइंड से थोड़ी सी स्किप होती है, तब आपको लगता है कि पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है चीज़ें। तो आपको फ्री रहना है, बिल्कुल फ्री रह के काम करना है। मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कोई भी माइंड में नहीं रख रहा हूँ चीज़, ना कि लूमीज मेथड है या फिर कोई और मेथड है या फिर ग्रिड मेकिंग है। इनको बिल्कुल एक साइड आपने रखना है। तो आपको सिंपली फ्री रह के काम करना है। इसी को हम बोल देते हैं कि फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग का मतलब कि कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई ज्योमेट्रिकल टूल्स नहीं यूज़ कर रहे या फिर कोई ऐसी लाइनें नहीं यूज़ कर रहे जो कि हमें बार बार किसी चीज़ को बनाने का मेथड बताती है। तो फ्री रह के काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक पोर्ट्रेट को समझ रहा हूँ। यानी कि स्केचिंग जब करनी है, हमें स्टडी जब करनी है, तो आपको किसी करैक्टर के बारे में नहीं सोचना, किसी भी फीचर्स की डिटेलिंग के बारे में नहीं सोचना, आपने उसको बैलेंस करना है। यानी कि जैसे मैं बना रहा हूँ, तो मुझे एक पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है। पोर्ट्रेट को स्केच करना एक सिंपल तरीके से, आपको सिर्फ उसकी डेप्थ के बारे में बात करनी है। उसकी डेप्थ ये है कि आइज़ के अराउंड उसके डार्कनेस है, नोज़ की हाईलाइट जो है वहाँ पे हाईलाइट है, और थोड़ी सी यहाँ पे डेप्थ दे रहा हूँ, मैं डार्क दे रहा हूँ, तो उसके नोज़ के नीचे है। यानी कि मैं शेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जो शेड्स यहाँ पे टोन्स में फिल कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे डिटेलिंग कहीं पे भी नहीं नज़र आ रही उसकी। जो डिटेलिंग मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीज़ें। जैसे यहाँ पे मुझे डार्कनेस नज़र आ रही है, तो मैं आईज़ का एक इफेक्ट दे रहा हूँ ऐसे ब्लर करके। अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे आईज़ का एक इफेक्ट आ गया, राइट। तो इसके अराउंड जो चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा। करैक्टर नहीं देख रहा हूँ मैं, जैसे जैसे चीज़ें बनेंगी हल्का फुल्का उसका करैक्टर भी आ जाएगा। लेकिन एक स्केचिंग में जो चीज़ रखनी है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। कलर्स की हल्की सी वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे कान है, फीचर्स के अराउंड इसकी मस्टैचेस हैं, जो कि स्किन कलर है, थोड़ा सा डार्क है, बाकी की चीज़ें अराउंड थोड़ी सी हल्की लाइट है। तो वैसे ही इन चीज़ों की स्टडी करनी है। पोर्ट्रेट में यही चीज़ें होती है, जब आपको डेप्थ का पता चलने लगता है, तो आपको सारी चीज़ें सही लगने लगती है। जो डिटेलिंग वाली चीज़ें हैं, अगर आपको पोर्ट्रेट में सही तरीके से नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, आईज़ आपकी कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे आ रही है, उसकी लाइन क्या होगी, उसके फोकस करने के तरीके क्या होंगे, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें जब छूटने लगती है, तो पोर्ट्रेट बिगड़ता हुआ नज़र आता है। यानी कि जब हम स्केचिंग करते हैं, तो आपको एक मोल्ड रेडी करना है। जैसे ये है, ये एक मैं मोल्ड रेडी कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट की मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। उसमें कोई फीचर्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। यानी कि मैं एक सिर्फ डेप्थ के बारे में सोच रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे डार्क करना है, कहाँ पे मुझे लाइट करना है। तो उन्हीं चीज़ों को जोड़ के एक पोर्ट्रेट का जो मेन मोल्ड बन जाता है, बाहर वाला जो एरिया होता है, उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, अभी देखो आईज़ के ऊपर मैं ब्लेंडिंग बिल्कुल उसके ऊपर कोई डिटेल नहीं है, लेकिन अगर मैं डिटेल चाहूँ तो वहाँ पे होगी।
और सही जगह पे होगी फिर, राइट। जैसे ये इसकी मस्टैचेस हैं, मूछें हैं इसकी, ये थोड़ी सी लाइट है, तो मैं वैल्यूज़ के हिसाब से इसको लाइट छोड़ रहा हूँ। हल्का सा ये जो स्किन टोन है यहाँ पे डार्क है, तो मैं इसको थोड़ा सा शेड में रख रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इनको हम छोड़ नहीं सकते, इनको क्लियरली रखना है। यानी कि जो चीज़ लाइट है, मिडल में आ रही है, मिडल टोन में आ रही है, या फिर डार्क में आ रही है, ये एक फोकस रहता है। एक पोर्ट्रेट का जो बाहरी एरिया है, जैसे हम ब्लर करते हैं किसी चीज़ को, ब्लर करना मीन्स ये पोर्ट्रेट को अगर मैं दूर से देखूंगा, तो किसी भी चीज़ को हम अगर हम दूर से देखते हैं किसी पोर्ट्रेट को, तो वहाँ से हम फीचर्स नहीं देख रहे, हमें उसकी नोज़ का या फिर लिप्स का या फिर आइज़ का इम्प्रेशन पता चलता है कि वहाँ पे उसकी डेप्थ है, वो डार्कनेस है, वहाँ पे आइज़ रहेंगी, जहाँ पे डार्कनेस आ रहा है वहाँ पे नोज़ या फिर लिप्स, ये चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें उनकी डिटेलिंग नहीं दिख रही होती। तो ये जो ब्लर इफेक्ट है, उस चीज़ को थोड़ा सा कैच करना है। उसमें क्या चीज़ है कि थोड़ा सा आपको डार्कनेस का पता चलता है, लाइट का पता चलता है, और सही चीज़ें सही जगह पे बननी स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। तो जो मैं बता रहा हूँ, मेन फोकस जो रखना है वो शेडिंग के ऊपर रखना है। पहले आपको किसी भी डिटेलिंग में नहीं जाना, आपको रखना है कि आपके जो भी काम है उसको ब्लर इफेक्ट देना है, यानी कि शेड में रखना है काम, ठीक है। और हल्की सी मैं आउटलाइन दे रहा हूँ, कहीं पे भी आ सकती है, ये बड़ी हो सकती है पगड़ी, छोटी हो सकती है, ठीक है, कलरफुल हो सकती है, तो मैं इसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, हल्की सी इसमें लाइन दे रहा हूँ। तो ये स्केचिंग करने का एक तरीका है। स्केच को इस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं। किसी भी पोर्ट्रेट को आप कंप्लीटली उसको डिटेलिंग में जाने से पहले ऐसी स्केचिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक स्टडी पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ऐसी स्केचिंग जब हम करेंगे तो काफ़ी सारी क्वांटिटी निकलेगी, क्वांटिटी से धीरे धीरे हमारी क्वालिटी बनती है। यानी कि यहाँ पे फीचर्स अगर मैं ऐड भी कर दूंगा तब भी ये ठीक लगेगा, अगर मैं ब्लर इफेक्ट से बनाया हुआ तब भी ये ठीक लग रहा है। यानी कि मुझे दोनों इफेक्ट मुझे ठीक लग रहे हैं। और उसके बाद डिटेलिंग तो जितनी मर्जी आप दे सकते हैं, आप पेंसिल को शार्प कीजिए, धीरे धीरे उसमें डिटेलिंग करते रहिए, आप 2 दिन लगे रहिए, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, राइट। लेकिन मेनली फोकस क्या है, आपके पास 15 मिनट, 10 मिनट या फिर आधा घंटा, 1 घंटा रहता है स्टडी में। तो उसमें जब हम स्टडी करते हैं तो किसी चीज़ की डिटेलिंग करने से पहले हमें ये चीज़ की नॉलेज रखनी चाहिए कि वो चीज़ कैसे बनेगी, उसमें लाइट एंड शेड कैसे आ रहे हैं, टोन कैसे आ रही है, उसको बैलेंस कैसे करना है, लाइट से लेके डार्क तक कैसे जाना है, या फिर किसी स्किन टोन को अगर हम दिखा रहे हैं तो वो थोड़ा डार्क है, आसपास की चीज़ें जो हैं वो हल्की सी लाइट हैं, तो उनको कैसे दिखाना है। यानी कि इससे हमारा कलर्स वैल्यू की स्टडी होती है। कलर्स जितने रहेंगे उसको ब्लैक एंड वाइट में कैसे देखना है, अपनी नज़र को ब्लैक एंड वाइट तरीके से कैसे देखना है, तो ये चीज़ें एक स्केचिंग के माध्यम से हम सीख सकते हैं। और ये जो मैं इफेक्टिवल वर्क बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं कर रहा हूँ, तो इससे वर्क की स्टडी होती है, कलर की स्टडी होती है, और कलर्स की जो वैल्यूज़ रहती हैं शेड्स की, उनकी स्टडी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि एक पोर्ट्रेट की जो स्केचिंग है वो कुछ इस तरीके से रखें, डिटेलिंग में काम नहीं करना स्टार्टिंग में। मैं आपको डिटेलिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो स्केच मैं कर रहा हूँ रफली, तो ऐसी स्केचिंग क्वांटिटी में काफ़ी रखनी चाहिए। यानी कि अगर आप डेली 2, 4, 5, 10 स्केचेस बनाते हैं ऐसे, तो आपकी स्टेप बाय स्टेप बड़ी स्केचिंग अच्छी हो जाएगी। और यहीं से और देखते हैं कुछ अच्छा स्केच जिसमें लाइट एंड शेड थोड़े हों, थोड़े क्लियर हों। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पिंटरेस्ट ऐप है जिसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी आपको आइडियल वर्क मिल जाते हैं। जैसे ये है, तो एक साइड देखो लाइट है, एक साइड थोड़ा सा डार्क है, तो हमें एक आर्टिस्टिक वैल्यूएबल काम मिल गया है। इसमें काफ़ी अच्छी वैल्यू दिखाई गई है कलर्स की। यहाँ पे अभी देखो, मैं पहले वाला जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ से स्टार्ट किया था, अभी मैं इसको इस तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी कि जब आपको पोर्ट्रेट का आइडिया हो जाता है कि चीज़ क्या बना रहे हैं, किस तरीके का कोई पोर्ट्रेट बनता है, तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्कल लेना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ज्योमेट्रिकल शेप लेनी है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको लुमीज़ मेथड पहले बनाना है उसके बाद आपने कोई काम करना है, और ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है
कि आपने डिस्टेंस कितने रखने हैं, कौन सी आइज़ कहाँ पे कैसे, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती है जब आप किसी पोर्ट्रेट की स्टडी कर लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। यानी कि मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं जो भी स्टडी करता हूँ, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ हम क्यों बना रहे हैं, एक्चुअल में पोर्ट्रेट होता क्या है, पोर्ट्रेट के अंदर शेडिंग कैसे आती है, नोज़ कहाँ पे आता है, किस तरीके से आता है, अगर उसके ऊपर शेडिंग बन रही है, कोई शेड आ रही है या शार्प आ रही है या ब्लर आ रही है, तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, स्किन टेक्सचर कैसा होगा, मतलब इन चीज़ों को सोचना है। सोचने के बाद थोड़ी सी स्टडी करनी है तो आपको पोर्ट्रेट बनाना आ जाएगा, आपको किसी भी फेस को ड्रॉ करना आ जाएगा बिना किसी मेथड के। तो सेम यहाँ पे भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी फीचर्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, हल्की सी शेड दे रहा हूँ। जहाँ पे मुझे डार्क लग रहा है वहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हल्की सी शेड के हिसाब से मैं पोर्ट्रेट बनाऊँगा, तो सबसे पहले मुझे लाइट एंड शेड समझ रहा हूँ, फीचर्स नहीं बना रहा हूँ स्टार्टिंग में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले आईज़ बनाते हैं, फिर डिटेलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद वो नोज़ पे आते हैं, नोज़ की डिटेलिंग कर देते हैं, फिर लिप्स पे आते हैं, और धीरे धीरे करते करते वो पोर्ट्रेट का कुछ और बन जाता है, कोई ड्राइंग आउट हो जाती है, ठीक है। अभी देखो मेरी स्टार्टिंग में बिल्कुल ड्राइंग मेन थी, उसको हल्का सा लाइन में रखा, शेड कर लिया। अभी मेरे पास एक मोल्ड बन गया। मोल्ड मीन्स जो मैं करना चाहता हूँ, जैसा मैं फेस बनाना चाहता हूँ, वैसा एक इफेक्ट आ गया है मेरे पास एक पोर्ट्रेट का, जो एक शेड के तौर पे। और अभी मैं हल्की हल्की डिटेल करूँगा, मुझे ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने, ज़्यादा मुझे उसकी कैरेक्टर्स के बारे में नहीं सोचना, मैं उसकी डेप्थ के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे डार्क कितना करना है। उसी के हिसाब से मैं हल्की हल्की डिटेल करूँगा। जैसे मैंने पहले आपको वीडियोस में काफ़ी बार बताया है कि जो टोन्स होती हैं वो धीरे धीरे फिल करते हैं। पोर्ट्रेट जो बनता है वो स्टेप बाय स्टेप बनता है। जैसे पहले मैंने हल्की सी आउटलाइन ली है, फिर शेड की है, अब धीरे धीरे सारे पोर्ट्रेट को मैं हैंडल कर रहा हूँ, यानी कि किसी भी एक चीज़ को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आइज़ पे आ गया तो आइज़ मतलब कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद मैं नोज़ लगूँगा, नहीं, मुझे पूरे पोर्ट्रेट को साथ की साथ लेके चलना है। मुझे सीखना है कि पोर्ट्रेट पूरा है क्या, कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। अगर मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत लग रही है तो मैं उसको छोड़ के न्यू लाइन स्टार्ट करूँगा, न्यू शेड स्टार्ट करूँगा, यानी कि साथ की साथ उसकी करेक्शंस होती रहती हैं। तो पोर्ट्रेट का जो प्रपोर्शन है वो कभी गलत नहीं होता। ये गलतियाँ हम तब करते हैं प्रपोर्शन में, जब हम कोई एक चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी की चीज़ें कंप्लीट करते हैं, ड्राइंग भी बाद में करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आउट हो जाता है। आपको पूरे पोर्ट्रेट को लेके चलना है, तो उससे एक बैलेंस बना रहता है पोर्ट्रेट में। जैसे यहाँ पे डार्कनेस है तो मैं डार्क दे रहा हूँ, ऊपर हाईलाइट है तो मैंने बिल्कुल वाइट ही छोड़ा हुआ है, शेड नहीं कर रहा हूँ। एक साइड हल्का सा मुझे डल लग रहा है तो मैंने एक साइड उसकी शेड कर दी है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो मतलब पोर्ट्रेट को कंप्लीट करती हैं। तो मेनली ये है कि स्केचिंग का कुछ इस तरीके से बनाना है एक माहौल की, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना और ज़्यादा उसके कटआउट्स नहीं बनाने, यानी कि जो फीचर्स हैं बिल्कुल उसको अलग से बना दिया, बहुत डार्कनेस कर दी, या फिर उसमें जो टोन्स है वो ज़्यादा फिल कर दी, बाकी वाले एरिया को रफ कर दिया। मतलब ऐसे कटआउट्स नहीं करने, पूरे पोर्ट्रेट को बैलेंस करके चलना है। यानी कि जो आपकी शेड है वो हाईलाइट से लेके हाई डार्क तक मैनेज होती दिखे, आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। अभी देखो पहले भी मैंने यहाँ पे शेड की थी, दोबारा फिर से मैं शेड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जब लाइट लगी तो मैं हल्की सी यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ वैल्यू के हिसाब से। तो स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, किसी भी चीज़ को एक ही बार में कंप्लीट नहीं करना। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही गलतियाँ मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं। मेरे पास जो भी क्लासेस ले रहे हैं उनके पास भी ये चीज़ रहती है कि वो एक बार में कंप्लीट करते हैं, बाकी की चीज़ें हल्की हल्की आउट हो जाती हैं। तो जब हम प्रॉपर पूरा पोर्ट्रेट देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहता, वो मतलब प्रोपोर्शन गलत हो जाता है। तो ये ज़रूरी है, स्केचिंग को कुछ इस तरीके से बनाना है कि बैलेंस रहे, एक तरीके से स्टडी करनी है उसकी। अभी मैं ज़्यादा इसमें कोई भी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल हाईलाइट जो है बिल्कुल माथे के ऊपर जा रही है,
उसके बाद हल्की सी शेड है वो नोज़ के पास आ रही है। फिर ये डल वाला एरिया है, यानी कि डार्क वाला एरिया है जो चिन वाला एरिया है। तो आपको पोर्ट्रेट का जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे शेड की तरफ आता दिखेगा और पूरा बैलेंस होता दिखेगा। ठीक है, इसमें टोन्स और बहुत सारी फिल होंगी, लेकिन इतनी स्केचिंग करेंगे तो काफ़ी रहेगा। मतलब इस तरीके की स्केचिंग करनी है आपने पोर्ट्रेट में, ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं और ज़्यादा रफ भी नहीं। और आपको वैल्यूज़ की स्टडी रखनी है प्रॉपर, कि जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क रहे, जहाँ पे लाइट है लाइट रहे, जहाँ पे हाईलाइट बन रही है तो हल्की सी हाईलाइट वहाँ पे छोड़नी है। तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से स्केचिंग आ जाएगी। इसके ज़्यादा बारीकियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी और स्केच देखते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पे देख लेते हैं पोर्ट्रेट जिसके अंदर लाइट एंड शेड थोड़ी सी स्टडी के बारे में बात कर सकें। ये देखो, थोड़ा सा एंगल भी ले लेते हैं, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा उसके देखने का तरीका। अब इसको कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे पगड़ी से स्टार्ट करते हैं। तो मेनली क्या है, कुछ लाइंस जिसको हमने धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। जैसे इसके बाद ये नोज़ वाली लाइन आ गई। मैं आपको आराम से करके दिखाता हूँ, बिल्कुल तरीके से करेंगे। अभी यहाँ पे मैं कोई मेथड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ। फ्री हैंड स्केचिंग का मतलब ही यही होता है कि आप फ्री रहकर काम करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, बस एंगल समझने हैं। आपको फीचर्स की स्टडी करनी है, आईज नोज लिप्स की स्टडी करनी है। उससे क्या होता है कि आप कोई भी एंगल जब बना रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती कि उस एंगल से आप उस चीज़ को बना सको। जैसे अगर मैंने नोज़ की स्टडी की होगी तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में नहीं फंसूंगा, मैं ऐसा नोज़ बना सकता हूँ, फिर ड्राइंग कर सकता हूँ। अगर आप एक एक चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, आईज़ की, नोज़ की, लिप्स की, अलग अलग एंगल से, तो आपको कोई भी फेस बनाने में पहले ये चीज़ नहीं सोचनी पड़ेगी कि ये आईज़ यहाँ पे कैसे बनेंगी, नोज़ कैसे बनेगा। तो मतलब आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो एंगल्स ऐसे मुश्किल होते हैं, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत आराम से हम कर सकते हैं इसको। ये आईब्रो इसकी, यहाँ पे आईज़ बहुत अच्छे से अपनी साइड देख रहा है, हल्की सी खोली हुई आईज़ हैं, लेकिन फेस का एंगल जो है ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये एंगल। ठीक है, इसकी हल्की सी डिटेलिंग करते हैं। ये वाला डिस्टेंस है आईज़ का, यहाँ पे ये डार्कनेस है। अभी आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे शेडिंग मैं साथ के साथ क्यों कर रहा हूँ, उससे मुझे पोर्ट्रेट के बारे में पता चल रहा है कि पोर्ट्रेट कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक जा रहा है, किस वैल्यू में जा रहा है। हल्का सा बैलेंस करने के लिए ये मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ, मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मस्टैचेस उस साइड जा रही हैं हल्की सी नीचे जाके, और यहाँ पे आईज़ का एरिया रहता है, और यहाँ से पगड़ी। ठीक है, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जब आप फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं, तब आपको सारी चीज़ें इसी तरीके से हैंडल करनी आ जाएंगी जैसे मैं कर रहा हूँ। एक चीज़ जब आपने ड्रॉ कर ली, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जुड़ती रहती हैं, साथ साथ उसके चलती रहती हैं। मतलब जैसे हमने हल्की सी आईज़ का इफ़ेक्ट लिया है, कंप्लीट नहीं किया, नोज़ से स्टार्ट किया तो नोज़ का एक एंगल लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी आईज़ को, नोज़ को, लिप्स को, ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। यानी कि एक चीज़ अगर हम बना लेते हैं तो पूरा पोर्ट्रेट उसी के अराउंड घूमता है। यानी कि ये पोर्ट्रेट की कंपोजिशन होती है आईज़, नोज़, लिप्स की। तो अगर एक चीज़ आपने ड्रॉ कर ली है सही तरीके से, तो बाकी चीज़ें भी उसी के अराउंड बनेंगी, उसी के सहारे जो ड्राइंग बाकी की बनती जा रही है। ठीक है, तो अभी एंगल जैसे नोज़ का है, हल्का सा मैं शेड दे रहा हूँ इसको, बहुत इंटरेस्टिंग शेड है इसके ऊपर भी, बड़ा हाई ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, जितना इसके नीचे शेड करेंगे उतना ही नोज़ हाई रहता है, ऊपर की तरफ आएगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसके फीचर्स के एंगल्स और हल्की सी हाईलाइट जो आ रही है, और हल्का सा मिडिल टोन से हल्की सी डार्क की तरफ जाना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं मुझे लगता है इसमें स्टडी करने के लिए एंगल है। यानी कि जो भी आप फेस बोलते हैं कि आप किसी भी एंगल में कैसे बनाते हैं, तो जो हमने बनाए थे अभी फेस, वो थोड़े से एंगल सेम थे,
ये मैंने एंगल इसलिए चेंज किया, एक तो एंगल की स्टडी हो जाएगी, इसमें फीचर्स जो हैं उसको भी हम थोड़ा सा प्रॉपर बना के देखते हैं, उसके बारे में भी बात हो जाएगी, और एक शेड के बारे में जो रेंडरिंग हैचिंग स्टाइल में हम करेंगे इसी को रखते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टडी है, जब भी मैं काम करता हूँ, मैं अपनी तरफ से जब कोई भी चीज़ बनाता हूँ, तो मैं अभी काम करने के लिए जस्ट बैठा था, तो मेरे आइडिया आया कि इस चीज़ की स्केचिंग हम करके अपलोड कर सकते हैं, आपसे शेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, वो मेरी खुद की भी स्टडी रहती है, मैं खुद उसके ऊपर काम करता हूँ। हम जो भी स्टडी कर रहे हैं तो मेरी खुद की भी स्टडी रहती है इसके साथ साथ। तो ये देखो, अभी जो नोज़ है वो एक प्रॉपर शेप में कर रहे हैं, तो एक हैचिंग स्टाइल से जो मैं आपको स्टाइल के बारे में बता देता हूँ। हैचिंग स्टाइल में जो आपकी लाइंस रहती हैं वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होती। मतलब अगर आप क्रॉस हैचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्रॉस हैचिंग का नाम ही क्रॉस हैचिंग है, जैसे मैंने स्टाइल के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे अगर मैं हैचिंग स्टाइल कर रहा हूँ तो हैचिंग में जो मेरी लाइंस है वो एक साइड स्ट्रोक्स रहेंगे, राइट। मैं डबल कर रहा हूँ, ट्रिपल कर रहा हूँ, उसके ऊपर और ज़्यादा रेंडरिंग कर रहा हूँ, तो वो रेंडरिंग को शेड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो शेड में आपके लाइट, डार्क, मिडल टोन, एक्स्ट्रा डार्क, ये हैचिंग स्टाइल में एक ही स्ट्रोक में रहेंगे, यानी कि जो आपके स्ट्रोक है वो एक ही तरफ से काम करेंगे। क्रॉस हैचिंग में आप क्रॉस करते रहते हैं, राइट। तो मैं हैचिंग से जब कर रहा हूँ तो ये देखो, नोज़ के ऊपर जब मैं काम कर रहा हूँ तो एक ही स्टाइल में काम कर रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में मेरी जो स्टाइल है काम करने का, पेंसिल चलाने का, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम हैचिंग स्टाइल बोलते हैं। जो मैंने आपको स्टाइल के बारे में बताया था वो ऐसे काम कर सकते हैं आप, मतलब प्रोफेशनल स्टाइल में। प्रोफेशनल स्टाइल मीनिंग कोई भी ऐसा स्टाइल जो कि बहुत बोल्ड हो। आपने माइकलैंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, इनके वर्क देखे होंगे, मास्टर स्टडी इनकी देखी होगी। इनके जो हैचिंग स्टाइल है या फिर क्रॉस हैचिंग स्टाइल है वो बड़े प्रोफेशनल है, राइट। और उन्होंने ब्राउन जो चारकोल है उनसे काम किया है। जो अभी रेड कलर के हमें दिखना है तो वो ब्राउन कलर्स के थे, कभी अभी येलोइश दिख रहे हैं वो, लेकिन ब्राउन चारकोल से वर्क किए थे उन्होंने, ड्राइंग्स बनाई थी, आपने देखे होंगे। तो ये स्टाइल के बारे में जो बात है वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है जो आप कर रहे हैं। जो पोर्ट्रेट की स्टडी है तो वो धीरे धीरे आपको फीचर्स की स्टडी भी करनी होगी, क्योंकि कोई भी अगर एंगल आता है न्यू, तो वहाँ पे अगर आपको आईज़ वैसी एंगल की नहीं आती तो आपको पोर्ट्रेट भी सही नहीं लगेगा। तो इसलिए एक मोल्ड जो कि पोर्ट्रेट का जो एंगल है वो भी आपको सीखना है, और साथ के साथ फीचर स्टडी भी करनी है, जैसे मैंने ये बनाया अभी। तो अभी ज़्यादा इसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे, हल्की सी कर रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे। जो बाकी की स्केचिंग है वो हल्की सी मैंने रफ़ की थी, अभी इसमें थोड़ी सी हम डिटेल कर रहे हैं। यानी कि आपका जो प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए, स्टार्टिंग में आपके रफ़ स्केचेस हों। जब आपकी रफ़ स्केचेस की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, आपकी हैंडलिंग हो जाती है, आप बहुत अच्छे से ड्राइंग करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग में आना होता है। जैसे मैंने पहले वो स्केचेस किए हैं, अभी धीरे धीरे उसकी मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, नेक्स्ट इसकी और ज़्यादा डिटेलिंग करूँगा, राइट। तो ऐसे काम के प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। आपको रफ़ स्केचिंग करनी आनी चाहिए, आपको रैपिड स्केचेस करने हैं पोर्ट्रेट के, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी लाइन स्ट्रॉन्ग होती है, आपको पोर्ट्रेट के बारे में नॉलेज मिलती है, और जितनी क्वांटिटी में आप करेंगे पोर्ट्रेट के बारे में उतनी ही नॉलेज आएगी। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं काम करता हूँ वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, राइट। तो ऐसे ही मैं डेमोज रखता हूँ, जो भी चीज़ें आसान होती हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये एक मीडियम है, ये एक मेथड है काम करने का, ये एक स्टडी है जो कि हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आप डेली रूटीन में काम करो। आप कम से कम 5 स्केचेस डेली करोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके लाइन में फ़्लो आता है, आपकी लाइन स्ट्रॉन्ग होती है। तो पोर्ट्रेट को आप नज़दीक से देखना चाहते हैं तो वो वहाँ पे स्टडी करके देख सकते हैं। जैसे अगर आप पोर्ट्रेट की फ़ोटोज़ देख रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, जब आप उसको स्केच करके देखेंगे तो और ज़्यादा नज़दीकियाँ देखेंगे उसकी। यानी कि जब आप नज़दीकियाँ का मतलब कि आप डिटेल में जाएंगे
नज़दीक से देखना मतलब आप स्टडी भी कर रहे हैं, उसकी लाइट एंड शेड देख रहे हैं, उसके फीचर्स के एंगल देख रहे हैं, आप फीचर्स की ड्राइंग देख रहे हैं, मतलब कितना कुछ स्टडी होता है, लाइट एंड शेड देख रहे हैं। जब तक हम उसको स्टडी नहीं करते तब तक हमें उन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है, थोड़ा सा डिस्टेंस रहना पड़ता है, ठीक है। एक समझना, देख के नॉलेज लेनी एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखना, उसके स्केचेस करके देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे आर्ट में। मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉलेज है, मैंने किसी किताब से या किसी टीचर से या मेरे उस्ताद जी से, उनसे ये चीज़ें सीखी हैं, ये चीज़ें ग्रहण की है मैंने, जो उनको काम करते हुए देखा है, जो कितने क्वांटिटी में काम करते हैं और कितनी मतलब क्वालिटी में काम करते हैं बाद में। तो ये चीज़ें सारी मैंने फेस की है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये मेन रोल है हमारे नॉलेज का। जितनी आपके पास नॉलेज आप किसी उस्ताद से, आप किसी टीचर से या फिर किसी भी यूट्यूबर से आप लेते हैं, पढ़ते हैं, उनको एक साइड रख के अपनी शीट पे अपनी जो स्केच बुक है उसके ऊपर सारी नॉलेज को प्रैक्टिकल करके देखिए, यानी कि स्केचिंग करके देखिए आपने क्या सीखा है, क्या किसी से नॉलेज ली है, आपको कितना आने लग गया। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वर्क में होती ही प्रैक्टिस ही है मेन चीज़। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से पोर्ट्रेट करना है, कैसे डिटेलिंग करनी है, ये हैचिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, ये चीज़ आप देख के समझ गए होंगे। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, और स्टार्टिंग आपको हमेशा करनी पड़ेगी किसी एक चीज़ से। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले सोचना, और जब अगर आपका मूड नहीं कर रहा है स्केचिंग का तो कोई ना कोई एक स्केच बुक लेके आइए, न्यू छोटी सी, कोई ऐसा मटेरियल लेके आइए जिससे आपका मन करे कि इसको यूज़ करके देखना है। जब आपके मन में ये आएगा कि इसको यूज़ करके देखना है तो कोई ना कोई चीज़ तो बनेगी, कोई लाइन तो लगेगी ही, कोई स्केच तो बनेगा ही, राइट। तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा ड्रॉ होगा ही जब आप कोई न्यू मटेरियल लेके आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आप मटेरियल लेके आए हो, स्केच बुक लेके आए हो, आप रख दोगे संभाल के, उसको कभी यूज़ नहीं करोगे। न्यू मटेरियल को मुझे तो लगता है कि जब कोई न्यू चीज़ आती है तो हमें रहती है तब कि इसको जल्दी से यूज़ करें, इसे कुछ बना के देखें कैसे बनेगा, या फिर ऐसा ही होता है कि हम न्यू लेके आए हैं, इसको यूज़ करके देखना है। तो एनर्जी ये होनी चाहिए आपके अंदर। जब भी आप थोड़ा सा दूर होना स्टार्ट हो जाते हो तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी न्यू लेके रखो कि आप यूज़ कर सको उसको, राइट। तो ये देखो अभी आपके सामने ये छोटा सा पोर्ट्रेट मैंने किया है, ये रेंडरिंग स्टाइल में किया है जो कि हैचिंग स्टाइल है, और वैल्यू जो है कलर्स की वो आपको हल्की सी दिख रही होंगी। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा पगड़ी वगैरह की, इसको हल्की सी शेड रख देंगे करके। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपके इस तरीके से काम करते हैं, मतलब आपको धीरे धीरे स्केचिंग करनी है, फिर उसके बाद धीरे धीरे शेडिंग की तरफ आना है, फिर धीरे धीरे उसमें डिटेलिंग फिल करनी है सही मायने में, राइट। तो अभी जो वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे डार्क है तो मैं किसी डार्क कर दूँगा, या फिर थोड़ी सी डिटेलिंग मुझे जो दिख रही है वो कर दूँगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं काम करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, करनी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में, पोर्ट्रेट के बारे में। और जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किसी न्यू टॉपिक पे, वो मुझे आपसे ही पता चलता है कि हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट पड़ी है मेरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप उनको मैं लिखा हुआ है, धीरे धीरे उनकी मैं लिस्ट बनाई हुई है, धीरे धीरे उनको अपलोड करूँगा बना के। कुछ वीडियोस मेरे पास बनी हुई हैं और उनको मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी हमारी स्टडी के लिए। और इनसे मैं खुद भी सीखता हूँ, मेरी खुद भी स्टडी होती है, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ मुझे काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है जब भी मैं कोई चीज़ करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।